नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात करेंगे दिल्ली सरकार के पेश हुए बजट की, कुणाल कामरान के दिए बयान की और योगी के अफसरों पर गिरी गाज की। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वित्त बिल लोकसभा से हुआ पास, शामिल किए गए 35 सरकारी संशोधन। बीजेपी की विपदा सरकार ने दिल्ली सरकार को हवाई बजट दिया, आतिशी का एक्स पर पोस्ट। शिंदे विवाद में कुणाल की खार, पुलिस को लिखी चिट्ठी, 1 सप्ताह का मांगा समय। मुस्लिम वोटर्स के बीच जाएंगी बीजेपी, देश भर में चलाएगी सौगाते मोदी अभियान। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर, ऑपरेशन जारी। बिहार बोर्ड 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी, 86.56% छात्र छात्राएं हुए पास। नागपुर हिंसा में साजिश का पता लगाने के लिए जांच जारी, बोले सीएम देवेंद्र। लालू ने राबड़ी को ऐसे ही सीएम बना दिया था, विधान परिषद में बोले सीएम नीतीश। सोने चांदी की कीमत में भारी गिरावट, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बाद सपाट क्लोजिंग, सेंसेक्स 32 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,668 के पार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। दिल्ली में 27 साल के बाद सत्ता में वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार ने आज मंगलवार को अपना पहला बजट जारी किया। अपने पहले बजट में दिल्ली सरकार ने महिला किसानों से जुड़ी योजनाएं, यमुना सफाई, पॉल्यूशन, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जल भराव की समस्याओं को लेकर योजनाओं का ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दावा किया, इस बजट में संकल्प पत्र की झलक देखने को मिलेगी। पार्टी ने यह भी कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे हो, इसे लेकर एक तस्वीर दिखेगी, जिस पर काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार ने 76,000 करोड़ का बजट पेश किया था। वहीं दिल्ली की नई सरकार ने आज दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो चलिए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के बजट में क्या खास है और आम लोगों को क्या राहत मिलेगी। आइए जानते हैं। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को खीर समारोह के साथ शुरू हो गया और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल का पहला बजट सदन में पेश किया। दिल्ली की आम जनता को बजट से कई उम्मीदें हैं। बजट में महिला समृद्धि योजना की घोषणा और उसके लिए अलग से पैसा आवंटित किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट आज पेश किया। बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पानी, स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान दिया गया है, जिसमें महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। यमुना और सीपेज की सफाई के लिए 9,000 करोड़ रुपए का बजट है। आयुष्मान योजना के लिए 2,144,000 करोड़ का बजट है। आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में मिलेगा। मातृवंदन परियोजना के लिए 210 करोड़ रुपए का बजट है। गर्भवती महिलाओं के लिए एक मुश्त 21,000 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। शिक्षा में सुधार के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। झुग्गी के विकास के लिए 696 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार 100 स्थानों पर अटल कैंटीन खोलेगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 10-12 अस्पतालों को सही करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। दिल्ली में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए। दिल्ली को 5,000 और इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। दिल्ली मेट्रो के काम के लिए 929 करोड़ रुपए का बजट है। बच्चों को निःशुल्क लैपटॉप देने के लिए 7.50 करोड़ रुपए का बजट है। बिजली विभाग की परियोजनाओं के लिए
3,847 करोड़ रुपए का बजट है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में सड़क, पुल, जल निकासी, ट्रांसपोर्ट और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में व्यापक सुधार करेगी। आपको बता दें, दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़, जो कि पिछले बजट से 31.5% ज्यादा है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार नई औद्योगिक नीति के साथ नई वेयर हाउस पॉलिसी को भी लागू करने जा रही है। सीएम ने कहा कि व्यापार के लिए लोग दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। एक रिडेवलपमेंट प्लान के तहत सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा, जिससे व्यापारी भाई अपना बिजनेस ठीक से कर सकेंगे। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली रिपोर्ट्स की ओर। आजकल कॉमेडी के नाम पर कहीं अश्लीलता तो कहीं नफरत परोसी जा रही है। स्टैंड अप कॉमेडियन ने जहां लोगों को हंसाने का काम शुरू किया था, उसी के नाम पर अब लोग अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं। हाल ही में अभी रणवीर इलाहाबादिया का बयान चर्चा का विषय बना था, हालांकि वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। वहीं इसी बीच ऐसा ही एक और मामला सामने आया। जी हां, 36 वर्षीय कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने एक ताजा शो में एक लोकप्रिय हिंदी फिल्म के गाने की पैरोडी बनाकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के राजनीतिक कैरियर पर कटाक्ष किया, जिसके बाद महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। कुणाल ने शिंदे को लेकर क्या विवादित बयान दिया, पहले आपको वो सुना देते हैं। जज के ऑर्डर में लिखा है, जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई। एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूँ कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूँ कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूँ और बोलूँ कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। वहीं कुणाल का ये वीडियो सामने आने के बाद गुस्साए शिंदे समर्थकों और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कुणाल के स्टूडियो में तोड़फोड़ की। वहीं कार्यकर्ताओं ने कॉमेडियन के फोटो भी जलाए, यहां तक कि कुणाल को फोन करके धमकी भी दी गई। वहीं हंगामे, तोड़फोड़ और धमकियों के 24 घंटे के बाद कुणाल कामरा ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा अपना बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा वो अपने दिए बयान की माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इस भीड़ से नहीं डरता और मामला शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि कामरा ने ऐसा बोलने और बवाल होने के बाद माफी मांगने की बजाय एक और नया पोस्ट कर डाला, जिसमें कामरा ने संविधान की तस्वीर पोस्ट करके ये दावा किया कि उन्हें भी बोलने का अधिकार है। जो बोलने की स्वतंत्रता देते हैं उनके हाथों में राहुल गांधी की तरह संविधान की कॉपी भी नजर आई, लेकिन कुणाल को शायद पता नहीं था कि संविधान की कॉपी वो अपने हाथ में लिए हैं।
उसका एक पन्ना भी उनकी समझ के बाहर है, क्योंकि ऐसा नहीं कि संविधान में हमें ये पूरी छूट देता है कि हम जो चाहें बोलें। बिल्कुल नहीं। संविधान, या यूं कहें भारतीय संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 के तहत दिया है, लेकिन इस स्वतंत्रता पर कई सख्त रोक भी लगाई गई हैं। लेकिन शायद ये सब कुणाल को नहीं पता है, इसीलिए उन्होंने सरकार के खिलाफ जाकर इतना बड़ा कदम उठाया। अब शायद समय आ गया है कि कुणाल कामरा को संविधान की किताब हाथ में लेकर याद दिलाना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ अपनी बात रखने का अधिकार नहीं, बल्कि ये समझने का अधिकार भी है कि बोलने की सीमा कहां तक है। अगर मजाक और तंज की आड़ में संविधान की इज्जत उछालने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्वतंत्रता ही सही समझें तो दूर हो जाएगा। अब सरकार कुणाल पर क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली रिपोर्ट्स की ओर। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, तब से प्रदेश में गुंडा राज मानो खत्म हो गया। एक समय था अपराध का बड़ा नाम रहे या माफियाओं का रसूख खत्म हो गया और सब भगवान को भी प्यारे हो गए, चाहे वो अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी। हालांकि देखा जाए तो गुंडे माफियों के साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था भी काफी हद तक ठीक नजर आने लगी है। अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की भी राइट टाइम हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जरा सी लापरवाही हुई तो उनके ऊपर भी गाज गिरेगी। इसीलिए देखा जाए तो चुनाव जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ भले ही मंत्रियों की टीम बनाते हों, लेकिन बाकी काम तो अफसरों के जिम्मे ही रहता है। शासन के सारे काम प्रशासनिक अफसर और कानून व्यवस्था पुलिस वाले ही संभालते हैं। ऐसे कई मौके सामने आए जब मंत्रियों ने अफसरों के लिखित शिकायत पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी अफसरों की मनमानी की शिकायत की थी और कहा था कि इससे चुनाव पर असर पड़ता है। एक और मंत्री आशीष पटेल ने तो सोशल मीडिया पर पोस्ट में यहां तक कहा था कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ की टीम होगी। लेकिन कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश के अफसर जमीनी हकीकत मुख्यमंत्री तक पहुंचाते ही नहीं हैं। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश के अफसर मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखते हैं और इसका ताजा उदाहरण बनारस में देखने को मिला। जी हां, 12 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर थे और निरीक्षण के दौरान उन्हें सड़क पर एक सांड दिखाई पड़ गया और उसकी गाज कर्मचारियों पर गिर गई। अफसरों में हड़कंप मच गया। दरअसल नगर निगम प्रशासन को ये निर्देश दिया गया था कि मुख्यमंत्री के निरीक्षण वाले रूट पर किसी भी सूरत में आवारा पशु न दिखें, लेकिन बनारस में आप घर से निकलें और सड़क पर सांड ना दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस तरह बिल्ली का रास्ता काट देना अशुभ माना जाता है बनारस में, वैसे ही धारणा सड़क पर सांड को देखकर जुड़ी हुई है। लेकिन वहां लोग सांड को शुभ मानते हैं, गलत नहीं, क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ की नगरी जो है। लेकिन खबर आई है कि ड्यूटी में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त ने 16 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है और 2 बेलदारों को सस्पेंड तक कर दिया गया है और ठेके पर काम कर रहे 14 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। ठेके पर कर्मचारी मुहैया कराने वाली कंपनी को भी चेतावनी दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि निरीक्षण के दौरान सांड को सड़क पर आने से रोककर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या बताने की कोशिश की जा रही थी? यही है कि शहर में सड़कों पर सांड नहीं है या कोई और भी आवारा पशु नहीं। हालांकि कुछ किलोमीटर चलकर देखा जाए तो किसी न किसी रोड पर ये मोड़ पर ऐसा नज़ारा देखने को मिल ही जाता है जहां सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे होते हैं और हादसों का कारण भी बनते हैं। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। पति पत्नी का रिश्ता, ये एक ऐसा रिश्ता होता है, एक ऐसा साथ होता है जिसे दोनों साथ मिलकर निभाने का वायदा करते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। हमारे भारतीय समाज में पति को पति परमेश्वर के रूप में तो पत्नी को उसकी अर्धांगिनी यानी कि पति का आधा अंग के रूप में देखा जाता है और सदियों से यही परंपरा हमारे देश में चली आ रही है। लेकिन इन दिनों बढ़ते अपराध के साथ साथ ये रिश्ता भी कलंकित हो चुका है। जहां पहले के समय में पति पत्नी को
किसी गैर मर्द को देखना भी गुनाह माना जाता था, यानी कि पत्नी अगर किसी पति को देखती थी तो ये माना जाता उस पत्नी ने गुनाह कर दिया, उस महिला ने गुनाह कर दिया। वहीं आज के समय में शादी के बाद भी पत्नियों के गैर मर्दों के साथ संबंध, जिसे आज के मॉडल जमाने में बॉयफ्रेंड कहते हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये शब्द आया कहां से। हमारे पुराणों में तो कहीं भी इस शब्द का जिक्र नहीं मिलता, ना ही रामायण में और ना ही महाभारत में और ना ही भगवत गीता में और ना ही दूसरे समुदाय के पुराणों में। तो फिर ये शब्द आया कहां से? जाहिर है इसे हम और आप लोगों ने ही बनाया है और किसी महिला के दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध को बॉयफ्रेंड का नाम दे दिया, जिसके चलते आजकल पत्नियां अपने पतियों की जान लेने में भी नहीं डरती और ना ही सोचती हैं। हैरानी वाली बात तो ये है कि ये अपने देश में दिन पर दिन ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ से ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव के टुकड़े करके उसे सीमेंट से भरे एक ड्रम में डाल दिया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी कि औरैया से आज एक और ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक पत्नी ने शादी के महज 15 दिन बाद ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की सुपारी दे दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि पत्नी और प्रेमी के बीच काफी सालों से प्रेम संबंध थे। परिवार दोनों की शादी के खिलाफ थे, इसीलिए लड़की की शादी जबरदस्ती मृतक से करा दी गई, जिससे वो खुश नहीं थी। यही कारण है कि उसने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए सुपारी दे डाली ताकि वो अपने प्रेमी के साथ खुशी खुशी रह सके। लेकिन उसे शायद ये पता नहीं था कि गुनाह करके वो ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही, दोनों का गुनाह सामने आ गया और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। देखा जाए तो ये घटना काफी गंभीर है और कई गंभीर सवाल भी खड़ी करती है हमारे संबंधों पे, हमारे समाज पर, कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। पति पत्नी का इतना मजबूत और पवित्र रिश्ता क्यों इतना महला होता जा रहा है। हम राम सीता की मिसाल देते हैं, जिन्होंने अपने पति के साथ 14 साल का वनवास चुना। शंकर भगवान ने माता पार्वती के लिए सालों तक इंतजार किया। ऐसे समाज में दिन पर दिन ये रिश्ता क्यों कलंकित होता जा रहा है, जो काफी गंभीर विषय है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें दीजिए इजाजत, कल हम फिर मिलेंगे आपको रात 9 बजे सी न्यूज़ भारत पर। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत पर। हर खबर आपके साथ, आपके